नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा का न्यू सेट एडिटोरिया की तरफ से वॉल्यूम 1 आया है, उसका सीट नंबर 7 देखेंगे। पूरे प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3097 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यह जो परियोजना है यह दिबांग नदी पर होगी। किस नदी पर बनेगा? दिबांग नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो किस देश ने दिया है? तो यह देश है मंगोलिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगोलिया ने तेजस नामक घोड़ा जो है उपहार में जो है राजनाथ सिंह को दिया है। और हम लोग जानते हैं राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये किसका है? तो ये ट्विटर का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ट्विटर ने सर्कल नामक नई सुविधा देने की घोषणा की है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता यह चुन सकते हैं कि कौन उनके ट्विटर को देख सकता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है एचडीएफसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक है एचडीएफसी ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जिसे ईबीजी कहते हैं, जारी करने की घोषणा की है। वहीं बात करें एचडीएफसी, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मून लाइटिंग, इसका संबंध रोजगार से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे है? रोजगार से। एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मून लाइटिंग कहा जाता है। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह एक नौसेना अभ्यास है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? लद्दाख में। भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। और इसकी घोषणा किसने किया है? तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा ने। चलिए अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लोक नर्तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भोजपुरी लोक नर्तक रामचंद्र मांझी का भी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें 2021 में पद्मश्री तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर, यानी पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला वह कौन थे? तो वह थे सलीम दुरानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पहली जो है भारतीय बनी है जो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीती है। अगला प्रश्न, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेबर कप का संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। लेबर कप एक टेनिस टूर्नामेंट है जो यूरोपीय देशों में काफ़ी प्रचलित है। डेविस कप का भी संबंध किससे है? टेनिस से है। अगला प्रश्न है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो G20 2022 इसकी अध्यक्षता किया था इंडोनेशिया ने। किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। 2023 में इसका आयोजन किया गया। 2024 में इसका आयोजन ब्राज़ील में, 24 में ब्राज़ील में होगा और 25 में अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश जो है सबसे प्रदूषित देश है। जबकि राजधानी की बात करें तो हमारा न्यू दिल्ली है, यानी दिल्ली जो है यह सबसे प्रदूषित राजधानी
घोषित किया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध है, तो भारत श्री ये क्या चीज़ है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण, यानी डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 में भारत श्री की स्थापना की घोषणा किया है, जिसका जो है संबंध किससे है, तो शिलालेखों के डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के लिए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा, तो 2023 तक लगभग 280 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो प्रेरणा दिवस यह 17 मार्च को मनाने की घोषणा किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके उपलक्ष्य में, तो अभिनेता जो दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन पर यह मनाने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है, तो केवल वनावरण की बात करें तो वह है 21.71%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, तो 2022 में जो भारत के 2 तट को जो है ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों लक्षद्वीप के तट हैं, इन्हें जो है 2 नए तट को दिया है और कुल 12, तो कुल मिलाकर 12 समुद्री तटों को जो है इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और नेपाल के बीच हुआ है जैव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु। अगला प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक यह बने हैं कौन, तो भारती दास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारती दास जो है 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल सही। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने थे, ये भी सही। वे 8 बार विधायक रहे, वो भी सही। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनका जन्म जो है इटावा में हुआ। कहाँ हुआ, इटावा में हुआ, यूपी के इटावा में हुआ। और गांव पूछा जाए तो सफई नामक गांव। कौन सा गांव, सफई नामक गांव। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान मिला है एनी अर्नस्ट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेड़ा पद्धति क्या है, तो पेड़ा पद्धति जंगल काटकर सूखने छोड़ना, ये इस पद्धति को पेड़ा पद्धति कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्वतीय क्षेत्रों में वन को साफ करके 2-3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि कर उसे त्याग कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, इसे ही पेड़ा पद्धति और हिंदी में कहे तो झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है, तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं यह सतपुड़ा का भाग है। किसका, सतपुड़ा का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला है। वहीं बात करें प्रसिद्ध पर्वत स्थल जो पंचमढ़ी है वह किस पर स्थित है, वह इसी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था, तो दक्कन का पठार ये निर्मित होता है क्रीटेशियस काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस काल में, क्रीटेशियस काल में। अगला प्रश्न है, यह जो है भारत का सबसे बृहद पठार है दक्कन का पठार। भारत के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहुत बार एग्जाम में आया, तो 12 जिलों से। कितने जिलों से,
12 जिलों से, और सबसे अधिक लंबी यह गंगा जो है सबसे अधिक लंबी पटना जिला में बहती है और सबसे कम समस्तीपुर जिला में बहती है। प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या भारत में 21 है। कितना है? 21। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की लंबाई है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेपाल हिमालय का विस्तार की बात करें तो यह काली और तीस्ता के बीच इसका विस्तार है। वहीं पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560। कितना है? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की बात करें 320 किलोमीटर। और असम हिमालय का है 720 किलोमीटर। कितना है? 720। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान की बात करें तो इसमें पिछोला झील है, डिंडवाना झील है, मानस झील, यह राजस्थान में ना, यह जो है मानस बल झील, यह जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानस अभ्यारण्य यह असम में है, मानस झील यह कहाँ है? JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका गठन 1883 में किया गया था। 1883 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राज्यों से संबंधित जल विवादों को सुलझाना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मानव धर्म में जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो यह चरण जो है, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामचर्य और संन्यास। जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख है। किसमें? जाबलोपनिषद में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से में यह वर्णित है कि लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न जो है इन्हें बताया गया है। लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी। प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोडा मंदिर है, इसे पल्लव वंशों ने इसको संरक्षण दिया था। इसका निर्माण जो कराया था पल्लव नरेश था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वह किसका प्रधानमंत्री था? तो वह नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। आंसर हो जाए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित, तो ये हो जाएगा सही। बहाउद्दीन जकारिया सोहरवानी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, ये भी हो जाएगा सही। वहीं बात करें मियाँ मीर कादरी सिलसिला, ये भी सही है। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 ये सारे सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया हाजी बेगम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? हाजी बेगम ने। इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था मीरन मिर्जा गियास। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेष विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल ये स्थित है, मोती मस्जिद ये नहीं स्थित है। आंसर हो जाएगा। और सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी है और मरियम पैलेस ये भी है। मोती मस्जिद यह कहाँ है? तो मोती मस्जिद यह जो है दिल्ली में है। कहाँ है? मोती मस्जिद दिल्ली में है और यह आगरा के किले में अवस्थित है। कहाँ?
आगरा के किले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना यह किया गया था 1699 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1699 ईस्वी में। इनके द्वारा प्रारंभ किया था पाहुल पद्धति, जो पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और करनौल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। और हम लोग जानते हैं पराजित करके जो है हीरे जवाहरात मयूर सिंहासन ये सारे जो है यहाँ से लेके चले गए थे। प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने? महात्मा गांधी जी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम गांधी जी ने अपनी वर्धा योजना जो 1937 में हुआ था उसमें प्रस्तुत किया था और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की मातृभाषा में 7 व 7 ईयर तक शिक्षा अध्ययन करवाया जाता था। प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह स्वीकार था डिजरेली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? डिजरेली ने। वहीं इस विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और महात्मा गांधी जी कौन से जहाज से गए थे? तो एस राजपुताना जहाज से वो गए थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह विफल हो गया था और गांधी जी बीच में ही छोड़ के वापस चले आए थे। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया, स्वतंत्रता, क्षमता और न्याय ये शामिल था। समाजवादी शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये मूल संविधान में नहीं थे, तो इसमें समाजवादी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो यह मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे, यानी मोरारजी देसाई के सरकार के समय ये जो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। और वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो इनका गठन करते हैं राष्ट्रपति। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में एन.के. सिंह जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? तो 3 प्रकार के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन है? तो पहला है अनुच्छेद जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? या धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 110(3) एवं अनुच्छेद 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। प्रश्न
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो यह कौन सी अनुसूची? जिसका वर्णन अनुसूची 4 में है, यानी चौथी अनुसूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें तीसरा अनुसूची में शपथ की चर्चा। किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा है पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बारे में जो है उपबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पे? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये किस समिति ने किया था इसकी सिफारिश? तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों की प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो इसका जो विकास है केरल से हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? केरल से। प्रश्न है, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो मंझगांव डाक शिपयार्ड यह स्थित है महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? महाराष्ट्र में, जो भारत का अग्रणी जहाज या पोत निर्माण यार्ड है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु के मैसूर में अवस्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1953 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया? 1953 में। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 59 में किया गया था। 59 में किसका? तो ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 53 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल का संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। वहीं भूटान का संसद का नाम तो सोंगडू है। वहीं बात करें मालदीव का मजलिस है। और मालदीव का क्या है? मजलिस है। और मलेशिया की बात करें तो दीवान निगारा जो है मलेशिया की संसद का नाम है। प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। और ये समझौता जो है हुआ कब था? तो ये 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया और 2003 से लागू किया गया। वहीं बात करें क्योटो प्रोटोकॉल या 1997 में यह संधि हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु यह हुआ था। और 2005 से लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और यह है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह गैस कौन सी है? तो वह मीथेन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी गैस? मीथेन गैस। मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल सही।
ओजोन परत का क्षरण, ये भी सही, और प्रदूषण, ये तीनों जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों चीज जिम्मेवार हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो भारत में कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ये है गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? गुजरात में है, और दूसरा आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो ये आपेक्षिक घनत्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। वहीं घनत्व की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वहीं बात करें बल का तो न्यूटन, और संवेग का अगर मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो किस मामले में कोई भी कार्य नहीं होगा? राधा एक पुल में तैर रही है, बिल्कुल ये कार्य होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी कार्य होगा। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, तो ये भी होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ये इस मामले में कोई भी कार्य नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत हो रहा है। लंबवत नहीं होना है, लंबवत होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्प्रिंग जो संकुचित होता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा उसमें निहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग एक सदिश राशि है, और इसका अगर मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका जो है मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, जब पानी से भरे एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो कील जो लोहे का बना होता है, तो लोहे का कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो इसलिए वह जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो उसके ऊपर रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो रेडियो तरंगे है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हिंदी में कहा जाए तो पराश्रव तरंग। क्या होगा? पराश्रव तरंग। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। वहीं बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, तो प्रकाश यानी दृश्य किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि का वेग जो है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने से, जब ताप बढ़ाएंगे माध्यम का, तो ध्वनि का जो टेम्परेचर है, ध्वनि का जो चाल है वह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि वायु में ध्वनि का चाल अगर 1 डिग्री टेम्परेचर है उसका माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। अगर ध्वनि की चाल पूछा जाए तो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और उसके बाद गैस में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सघन से विरल में जाने पर उसका गति बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? उसकी गति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो किसी भी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। मान लेते हैं हाइड्रोजन H2, तो इसमें H के 2 परमाणु मिलकर बने हैं। H के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना है। तो अणु जो है किसी यौगिक का सबसे छोटी संभव इकाई होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होते हैं? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। और पारा की बात करें तो यह एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। वहीं ब्रोमीन की बात करें तो यह हेलोजन तत्व है, हेलोजन श्रेणी में आता है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 35 होता है। अगला प्रश्न है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देख लेते हैं। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, यही तो सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा गया है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व में जो है जिसका रासायनिक गुण समान हो तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी उसके बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक है। तो परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? यूरेनियम और प्लूटोनियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो उसके यौगिक का वास्तविक आवेश जो है वह प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 11 होता है, 2, 8, 1, यानी बाह्य कक्षा में कितना? इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1। क्या है? +1। तो यह यौगिक का वास्तविक आवेश डिनोट कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो 18 समूह 18 के जो मूल तत्व है उसको छोड़कर, जिसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर अन्य जो तत्व है उसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जो साधारणतः परिस्थितियों में किसी भी रंग, गंध या स्वाद गैसीय रूप में रहते हैं। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 16वें समूह में है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन जो है ये सारे जो है निष्क्रिय गैस हैं। वहीं बात करें रेडन, तो रेडन जो है यह वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो कौन सा हैलोजन का क्वथनांक हाई होता है, अधिक होता है? तो आयोडीन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है क्वथनांक उच्च होता है। यह आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में, वर्ग 17 में है। और इसमें जो है 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है जो सामान्यतः हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ये हैलोजन परिवार के सभी तत्व अधातु हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे, अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका धात्विक गुण बढ़ता है। इसी कारण आयोडीन का क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। चलिए अगला प्रश्न, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीरा की बात करें तो यह कार्बन का अपरूप है जो प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन सह संयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है या स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए हीरा जो है विद्युत और ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया भंजन कहलाती है। अब भंजन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण काष्ठ आदि पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं, जैसे कोक, कोयला गैस, कार्बन गैस, कोल, तार, अमोनियम आदि कोयले के भंजन के बाद प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें जहर या विष का अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। कौन सा?
त्वचा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा उपकला उत्तक का उदाहरण है। यह उपकला उत्तक द्वारा निर्मित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा यकृत, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो वह हो जाएगा पेनक्रिया यानी अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। छोटी ग्रंथि तो आप लोग जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जड़ से कहा जा रहा है। ये पत्ता हो गया, तो जड़ से जो है, जड़ से जो ले जाता है, तो हम लोग जानते हैं पौधों की बात करें तो सामान्यतः इसमें जाइलम और फोलियम दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो अगर जाइलम की बात करें तो यह जमीन से जल और लवण को पेड़ों तक पहुंचाता है, जमीन से। वहीं फोलियम की बात करें तो पत्तों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद जो भोजन बनता है, उस भोजन को ये कहाँ पहुंचाता है? सभी पेड़ के सभी अंगों तक ये पहुंचाता है। कौन? ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी लाता है। कौन? तो फ्लोएम जो है यह पत्तों से पहुंचाता है, जबकि जाइलम यह जड़ से पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर जड़ से नहीं रहता खाद्य पदार्थों का परिसंचरण तो ये हो जाता फ्लोएम। चूंकि जड़ से पूछा गया है इसलिए जाइलम हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो समरूप अंग इसमें हो जाएगा लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फॉल, वेल मछली का फॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोनों जो है समरूप अंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता है? तो ये होगा एनिलिडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनिलिडा संघ के सदस्य मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, जबकि मूंगा, हाइड्रा, स्पंज ये सारे जीव हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह रसांकुर कहलाते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो विली कहलाता है। क्या कहलाता है? विली। इसका प्रमुख कार्य होता है पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व होता है उसे अवशोषित करना। क्या करना? अवशोषित करना। और अवशोषण के पश्चात उपचित भोजन जो है उसे बड़ी आंत में भेज देना। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेंडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर स्पाइनल कोड के बीच अवस्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निकलना, खांसना, छिकना, हिचकी, जीभ की गति आदि समन्वय केंद्र होता है। किससे नियंत्रित? तो मेडुला से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से खुलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना होती है जो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं, जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने जिसे मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के कारण भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो यह है फ्यूनेरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्यूनेरिया यह जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत की बात करें तो कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इसमें यूलोथ्रिक्स, कारा, उल्वा, स्पाइरो, कोलोरिडा आदि आते हैं, जबकि फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन नहीं आएगा प्राथमिक क्षेत्र में? विनिर्माण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विनिर्माण यह द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आधारभूत उद्योग, आधारभूत कार्य जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सारे आते हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। और तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1951 से लेकर 56 तक, 1951 से 56 तक इसका काल था। इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसमें जो है कृषि को जो है प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2014 में। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। प्रश्न है, मूल्य वर्धित कर यानी वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो ये सबसे पहले लागू किया गया हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अंतिम में कहाँ लागू किया गया? अंत में तो यूपी में लागू किया गया था। 5 प्रश्न है मैथ के, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ a/b = 4/5, तो बताना है हमें। तो 3/5 + b - a/b + a का मान निकालना है। तो a का मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, a और b का मान इसमें पुट कर देंगे, a और b का, या तो फिर इसे प्लस माइनस करके भी हम लोग पुट देंगे। अच्छा, इसमें अगर a और b का मान पुट करते हैं, a = 4 और b = 5, तो 3/5 प्लस ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, और ये हो जाएगा 4 - 5 = 9। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, और ये 5 एकम 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 31/45, 7 × 5 = 12, 32 हो जाएगा, 32/45। इसे हॉल में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये 32/45 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 45 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना? 135। तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 135 × 3 कितना हो जाएगा? 405। इसमें क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है। कितना है? 180। और उसके बाद कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ, 2 संख्याओं का योग अगर निकाला जाए तो इसमें दिया 2 संख्याओं का अंतर 25 है। कितना है अंतर? 25। और योग अगर 2 संख्या का योग पूछे तो 480 में 180 हम लोग घटा देंगे तो 225 हो जाएगा। योग जो है 225 और अंतर 25, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 225 में 25 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 कितना हो जाएगा? 100 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो वर्तमान बी की वर्तमान आयु निकालना। तो वर्तमान में 4x और x है। इसका कह रहा 10 साल पहले, तो इसमें भी 10 माइनस कर दीजिए, इसमें भी 10 माइनस कर दीजिए। कह रहा सी जो है बी का 10 गुना था, तो इसे 10 गुना कर दीजिए और = कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x - 10 = 10x - -100। सॉल्व कीजिएगा तो इसमें x का मान आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। ये तो सी का मान है, हमें निकालना बी का आयु। तो बी का 4x, तो 15 × 4, 15 × 4 = 60 साल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे ये निकालना। तो मान लेते हैं प्रारंभ में x आदमी थे, तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कुल काम जो है उसे कितना दिन में कर सकता था? 40 दिन में। वहीं कह रहा है 10 व्यक्ति आ गया, x में से 10 जोड़ दिए तो काम मेरा 30 दिन में हो रहा है। दोनों इक्वल कर देंगे, ये 30, तो ये हो जाएगा 40x बराबर ये 30x + 300, ये इधर चल जाएगा 10, ये 10x/300 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी? कह रहा है कि 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य 1/3 रुपये हो जाएगा।
अगर लाभ कितना कमाना है हमें 50%, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य जोड़, इसको जोड़ देंगे 150, 150 बटे 100, 150 बटे 100, इसे सोल्व कर लीजिए, इसे काट दें, अगर 5 या 15 इसे काट दें तो 1/2, 1/2 रुपये में बेचना होगा, 1/2 रुपये में बेचना होगा, यानी 1 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचना होगा। 1 रुपये में कितना बेचना होगा, 2 टॉफ़ी बेचना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये था दोस्तों एडिटोरियल की तरफ से बेहतरीन सेट दरोगा के लिए। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, सिपाही की तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, लगभग 21,000, लगभग जो है 21,000 कांस्टेबल की बहाली आनी है, और लगभग 1500 के आसपास दिया गया है कि जो है एसआई की बहाली आने वाली है। तो कंपटीशन एसआई के लिए बहुत टफ होगा, तैयारी बहुत अच्छे से करना है, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को डिटेल से पढ़ना है। अभी वैकेंसी नहीं आई है, हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लोग का रिवीजन चलेगा। क्या होगा, रिवीजन करना है, बस रिवीजन करते रहना है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।